हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। आइए दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की प्रैक्टिस है। दोस्तों आज हम लोग 8वां स्टार्ट करते हैं। डेली दोस्तों शाम 7 बजे हमारा टारगेट रहता है। खैर आज तो थोड़ा सा लेट हो गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, आइए देखिए। पहला सवाल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1945, 39, 48 या फिर 47 बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, जो अभी ऑप्शन ए लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1945 ईस्वी में। अच्छा दोस्तों, अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो सर क्या करेंगे हम? तो देखिए 24 अक्टूबर याद रखिएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और ये 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और ये है हमारा दूसरा सवाल। देखिए सवाल है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी बताइएगा दोस्तों। मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? बृहत ज्ञान कोश, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या सामाजिक संविदा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। विधि की आत्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों विधि की आत्मा एक पुस्तक लिखी है, और एक पुस्तक इन्होंने और लिखी है, वो भी याद रख लीजिए आप लोग। द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, द स्पिरिट, हम थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे डिस्टर्ब होगा क्योंकि मेरा पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज याद रहेगा दोस्तों। मॉन्टेस्क्यू के दो पुस्तक याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज और एक विधि की आत्मा। अच्छा, दास कैपिटल जो है उनके पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स है ना दोस्तों। दास कैपिटल जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, तो दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे, यहाँ मॉन्टेस्क्यू के बाद था तो मॉन्टेस्क्यू कौन सा हो जाएगा? विधि की आत्मा, और एक बता दिए द स्पिरिट ऑफ लॉज, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों, अगला सवाल आपका तीसरा सवाल। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है बताइएगा। वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सा है? सरसों, तंबाकू, जूट या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। सरसों, तंबाकू, जूट। इसके अलावा और लिखा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। कपास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कपास हो गया आपका। गरम मसाले वगैरह के अंतर्गत जो भी आते हैं वो हो गया। गन्ना हो गया, और तिलहन हो गया, और रबड़ हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? और यहाँ पे तो सरसों हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, सभी दोस्तों वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं, लिख करके रख लीजिए। अच्छा सर, वाणिज्यिक फसल के मतलब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए वाणिज्यिक फसल मतलब वो फसल हुआ जिसका उत्पादन हम बेचने के लिए करते हैं ना, बाजार में बेचने के लिए। जैसे सरसों हो गया, तंबाकू हो गया। जो अब तंबाकू जैसे कोई उपजा रहा है, मतलब अपने खेत में उसका उपज कर रहा है, तंबाकू कोई उपजा करके कितना कर रखेगा अपने, है ना, वो तो तंबाकू फिर बेचने के लिए हो जाता है। जैसे जूट हो गया, जो उगाता है वो क्या करता है? व्यापार के लिए है ना, तो व्यापार के लिए जो यूज होता है ना, उसी को वाणिज्यिक फसल बोला जाता है। तो याद रखिए, जिसको हम उत्पादित करके बाजार में बेचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वाणिज्यिक फसल बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा वाणिज्यिक फसल लिख लीजिए। सरसों, तंबाकू, जूट हो गया। इसके अलावा कपास, गरम मसाले वगैरह हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, तिलहन हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे? वाणिज्यिक फसल हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों चौथा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। मापनी में हर क्या व्यक्त करता है बताइएगा। धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो भी ए लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, धरातल की दूरी। ठीक है, मापनी में जो हर होता है, ये हर क्या व्यक्त करता है? ये धरातल की दूरी व्यक्त करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए पांचवा सवाल क्या है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया बताइएगा। जो गरीबी हटाओ का नारा है ये कब दिया गया? 1981, 71, 75 या फिर 61। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन जो भी बी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, 1971 ईस्वी में। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 1971 ईस्वी में। सर गरीबी हटाओ नारा 1971 में दिया गया तो था, लेकिन किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा आखिर देने वाला कोई व्यक्ति तो होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, उस समय के पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी ने ये जो है नारा दिया है गरीबी हटाओ, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1971 में जो लोकसभा चुनाव था ना उसी के दौरान दिया था। तो लोकसभा चुनाव के दौरान कब दोस्तों? 1971 में। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ, याद रखिएगा। ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, छठा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है बताइएगा। तो असम, बिहार, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, असम में है ना। असम राज्य में है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, याद रखिएगा।
क्यों दोस्तों? तो इसमें दोस्तों असम में जो है डिगबोई मिल जाएगा आपको, है ना। डिगबोई जो तेल शोधक कारखाना है डिगबोई में स्थित है। इसके अलावा आपका नहरकटिया मिलेगा, ये भी कहाँ पे है? तो ये सब कहाँ पे मिलते हैं? असम में। देन इसी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, आपका खनिज तेल का विशाल भंडारण कहाँ पे हो जाता है? असम में हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, दूसरे स्थान पे कौन है? तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पे हमारा गुजरात पड़ता है, ठीक है। तेल शोधक कारखाने या फिर खनिज तेल का विशाल भंडारण में दूसरे स्थान पे गुजरात है, और तीसरे स्थान पर भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। गुजरात हो गया, उसके बाद दोस्तों किसका नंबर है? मुंबई। तो मुंबई हो गया हमारा कितने स्थान पे? मुंबई हो गया, ये हो गया तीसरे स्थान पे, ये हो गया दूसरे स्थान पे, और ये असम है, ये पहले स्थान पे, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए। अगला देखिए, डिगबोई याद रखिएगा, डिगबोई असम में पड़ता है, वो सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। डिगबोई वाला, डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ पे? असम में, ये याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल आपका, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? बताइएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका जो दोस्तों आंसर है ना, वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। तो बस आपको पता होना चाहिए हजीरा कहाँ पे पड़ता है, विजयपुर कहाँ पे पड़ता है, जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हजीरा है, ये हजीरा पड़ता है गुजरात में, ठीक है। ये हजीरा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। ये विजयपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये विजयपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। सर जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया गुजरात, ये हो गया एमपी, ये हो गया यूपी। तो यहाँ पे ये रहा गुजरात, यूपी और एमपी, यानी कि बच गया क्या? महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वह महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। किधर किधर से होकर गुजरता है? गुजरात, एमपी, यूपी। ये बस इसको याद रखिए ना, इसको याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आप कट कर लीजिएगा, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे अभी बी हो जाएगा, करेक्ट, है ना। बस आपको ये तीनों याद रखना है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा गुजरात होगा, विजयपुर एमपी हो गया, जगदीशपुर यूपी हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 8वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? बताइएगा। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? हिंद महासागर, इसके अलावा प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों प्रशांत महासागर जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ला नीना क्या हो जाएगा? ये किस महासागर में उत्पन्न होती है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि प्रशांत महासागर में, ठीक है। याद रहेगा प्रशांत महासागर में। जो प्रशांत महासागर है उसका दोस्तों जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर सामान्य ताप उसका जो है ना, अगर जैसे नेचुरल ताप जितना रहता है उससे अगर कम हो जाए वहाँ का तापमान, तब वहाँ पे क्या होता है? ये ला नीना उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यह ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होता है? सवाल ये पूछा गया, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। एक्चुअली ये प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, 9 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताइएगा। बिहार का बात कर रहा है, तो बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? कैमूर, बक्सर, दरभंगा या फिर रोहतास? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों जो भी इसमें रोहतास लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं मेरे भाई, रोहतास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, है ना। रोहतास में दोस्तों, बिहार के रोहतास एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई जो है दोस्तों नहरों द्वारा की जाती है, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले स्थान पे तो रोहतास है, तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण यहाँ पे आपका दूसरे स्थान पे हो जाएगा। अच्छा सर, तीसरे स्थान पे कौन होगा? तो 3 तो कम से कम याद रख लीजिए। तो पश्चिमी चंपारण हो गया दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे दोस्तों आपका हो गया, वो हो गया औरंगाबाद, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। औरंगाबाद। तो औरंगाबाद दोस्तों, औरंगाबाद में क्या होता है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई हो जाती है, तो वो तीसरे स्थान पे औरंगाबाद हो गया। पश्चिमी चंपारण हो गया, ये हो गया दूसरे स्थान पे, और सबसे पहले स्थान पे रोहतास हो गया। इसका दोस्तों थोड़ा सा वो क्षेत्र याद रख लीजिए कि कितना होता है, ये पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो रोहतास में दोस्तों 3.07 लाख हेक्टेयर, ठीक है। लाख हेक्टेयर, ये याद रखिएगा। 3.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है दोस्तों, वहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो 3.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे, 10वां सवाल देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? पिछले प्रैक्टिस सेट का ये सवाल है दोस्तों, जो भी पिछला प्रैक्टिस सेट लगाए पक्का उसको जवाब ये पता होना चाहिए। 1993, 91, 1989 या फिर 1995? लगाइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, 1993 ईस्वी में, है ना। NCBC को यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993। अच्छा सर, किसके अंतर्गत?
तो याद रखिएगा दोस्तों 102वीं, ठीक है, यानी कि 102वीं जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। ये संविधान संशोधन सर कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2018 ईस्वी, ठीक है। यानी कि प्रॉपरली अगर कहा जाए तो 102वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कब दोस्तों, तो 1993 ईस्वी में। याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल आपका 11 नंबर का सवाल देखिए। सवाल पूछा गया मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है, बताइएगा। जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची मतलब क्या समझ, वोटर लिस्ट है ना। इंग्लिश में ज़्यादा, कोई लैंग्वेज ऐसा होता है जो कि हमें हिंदी में कम और इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो बताइएगा मतलब कि वोटर लिस्ट, ठीक है। वोटर लिस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो वोटर लिस्ट का जो परीक्षण होता है कितने वर्षों में होता है, यानी कि उसका परीक्षण यानी कि देखा जाता है कि किसका बना है किसका नहीं बना है, ये कितने वर्षों में परीक्षण होता है, 10, 6, 5 या फिर 2। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, 5 वर्ष में, है ना। मतदाता सूची का परीक्षण 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है, यानी कि चुनाव से जस्ट पहले, है ना। देखा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं यानी कि चुनाव देने के योग्य हो गए हैं। तो प्रत्येक चुनाव के कुछ टाइम पहले जो है मतदाता सूची का परीक्षण किया जाता है, यानी कि वोटर लिस्ट का परीक्षण किया जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। और ये कौन करता है दोस्तों, तो ये हमारा चुनाव आयोग करता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ये कौन करता है दोस्तों, चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग का ही काम होता है मतदाता सूची का परीक्षण करना, यानी कि वोटर लिस्ट का परीक्षण करना, प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों। 12 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, बताइएगा। इंग्लैंड जो है वहाँ पे औद्योगिक क्रांति मतलब समझ रहे हैं, व्यापार में एकाएक तेज गति से वृद्धि हो जाना क्या कहलाएगा, औद्योगिक क्रांति, है ना। क्रांति का मतलब ये अचानक तेज गति आ जाना, है ना। क्रांति का मतलब, तो औद्योगिक मतलब कि व्यापार में अचानक तेज गति से वृद्धि होना। तो वही पूछा गया इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई, वह कौन सा उद्योग था जिसमें कि औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में। तो परिवहन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर लोहा उद्योग। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, वस्त्र उद्योग, ठीक है। याद रहेगा, यानी कि व्यापार में सर्वाधिक क्रांति जो आई वह वस्त्र उद्योग से आई, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और 13 नंबर का सवाल देखिए। सवाल पूछा गया विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, बताइएगा। लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्य शासन तंत्र या फिर अधिनायक तंत्र। सवाल का मतलब समझ में नहीं आया होगा, अभी समझा देते हैं। देखिए दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए लगाइएगा, लोकतंत्र, ठीक है। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना, यानी कि लोकतंत्र हो गया या राजतंत्र या फिर सैन्य शासन तंत्र या फिर अधिनायक तंत्र, किसमें अधिक विविधता हमें देखने को मिलती है। सवाल का एक्चुअल में कहने का मतलब यही है। तो लोकतंत्र में देखने को मिलती है। जैसे हमारा देश भारत है, लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतंत्र शासन यहाँ पे चलता है। तो यानी कि क्या होता है कि लोगों में है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। यहाँ का चाल ढाल, वेशभूषा, है ना, रहन सहन लोगों के, ये सभी दोस्तों क्या है, अनेक अनेक तरह के व्यवहार विचार, कई तरह की भाषाएं, है ना, बहुत चीज़ हमें देखने को मिलता है। वही विविधता मतलब वही हुआ कि कई तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यानी कि विविधताओं, यहाँ की विविधता का काफ़ी ज़्यादा असर है। तो विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में मिलती है, तो लोकतंत्र में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल, चीनी उद्योग में अग्रणी राज्य बताइएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है ना, चीनी उद्योग बताइएगा, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो मुझे पता है दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए होंगे। यूपी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों क्या है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये याद होगा आप सभी को, है ना। यूपी, उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य है। अच्छा सर अग्रणी यूपी है, सेकेंड स्थान पे कौन है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र, है ना, ये दोस्तों सेकेंड स्थान पे है। तीसरे स्थान पे सर कौन है, तो कर्नाटक, याद रखिएगा मेरे भाई, कर्नाटक, ठीक है। ये तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, महाराष्ट्र हो गया आपका दूसरे स्थान पे। चीनी उद्योग में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूपी, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे देखिए अगला सवाल, 15 नंबर के सवाल पे आइए। यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोल रहा है, अलेक्जेंड्रिया, अच्छा यहाँ पे ड्रिया होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ इस प्रकार से है, सॉरी, देखिए कुछ इस प्रकार से ना, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था, बताइएगा। ये जो अलेक्जेंड्रिया है किस सागर के किनारे बसा हुआ था, लाल सागर, अरब सागर या फिर काला सागर या फिर भूमध्य सागर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन जो भी डी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, यानी कि भूमध्य सागर, ठीक है दोस्तों। जो अलेक्जेंड्रिया है वह भूमध्य सागर पर
बसा हुआ था। सर ये अलेक्जेंड्रिया है क्या? हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अलेक्जेंड्रिया क्या है? यह एक प्रकार का शहर है दोस्तों, ठीक है ना। अलेक्जेंड्रिया क्या है? यह एक प्रकार का शहर है। कहाँ का शहर है सर? तो मिस्र देश जो है ना दोस्तों, मिस्र का शहर है एक अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना। तो वहीं का जो अलेक्जेंड्रिया शहर है ये बसा है किस सागर के किनारे पर बसा था? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों, अगले सवाल देखिए 16 नंबर का क्या पूछा गया है। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? बताइएगा आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? 15, 5, 12 या फिर 10? तो बिल्कुल दोस्तों जो भी मेरे भाई 10 लगा रहे हैं, करेक्ट लगा रहे हैं, 10 वर्षों पर है ना दोस्तों। प्रत्येक 10 वर्षों पर आधिकारिक रूप से जनगणना होता है। आधिकारिक रूप से प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और इम्पोर्टेंट आता है कि स्वतंत्र भारत का दोस्तों जो 2011 में जनगणना किया गया था वह स्वतंत्र भारत का कौन सी जनगणना हुआ था? बताइएगा, यानी कि कितनीवीं जनगणना थी? बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों 7वीं जनगणना थी, है ना। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी जो 2011 का जनगणना। अभी तो हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार चल रहे हैं, सॉरी 11 होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्वतंत्र भारत का 2011 का जनगणना हुआ है वह स्वतंत्र भारत का कौन सा जनगणना है? तो 7वीं जनगणना, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सवाल भी याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 17 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? बताइएगा 15वीं जो लोकसभा था दोस्तों उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 0 दशमलव होगा यहाँ पे, 0.33, 0.5, 0.1068 या फिर 0.15, बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं मेरे भाई करेक्ट लगा रहे हैं, 0.1068 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 15वीं लोकसभा में दोस्तों जो महिला सांसद है उसकी संख्या कितना था ये पूछा जाता है सवाल में, इसका परसेंटेज पूछा जाता है। बाकी अब तो आपको दोनों चीज़ बता देते हैं। जो 15वीं लोकसभा है दोस्तों उसमें महिला सांसद की संख्या 59 थी, यह याद रखिएगा। और दोस्तों इसका परसेंटेज अगर पूछा जाए तो ये बिल्कुल पूछा ही जाता है, याद रखिएगा 10.86% ही, ज़्यादातर परसेंटेज ही पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जो 15वीं लोकसभा है दोस्तों उसमें महिला सांसद की संख्या कितनी थी? 59, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा 10.86% इसका परसेंटेज पूछा जाता है। बाकी सवाल भी याद रखिएगा, महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 0.1068। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका 18 नंबर का सवाल क्या पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? बताइएगा 3, 2, 5 या फिर 4। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं 4 वर्ष करेक्ट लगा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 4 वर्षों तक चला था, ठीक है। अच्छा सर प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच दोस्तों होता है? ये होता है दोस्तों ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हमला कर देता है किसके ऊपर? ये कर देता है सार्बिया के ऊपर हमला, है ना, सार्बिया के ऊपर हमला कर देता है मेरे भाई। तो सार्बिया के ऊपर हमला करता है कौन? ऑस्ट्रिया, ठीक है। और कब करता है? तो 1914 ईस्वी में। ख़त्म कब होता है? तो 1914 में ये शुरुआत होता है और 1918 में जाकर के ये ख़त्म होता है। तो हो गया ना 4 साल, तो 4 वर्ष तक चला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए 19 नंबर का सवाल देखिए, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज हैं? बताइएगा बाजरा, रागी, ये सभी, यानी कि अगला दिया गया है ज्वार, बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। इनमें सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं बाजरा, रागी, ज्वार, ये सभी क्या है? मोटे अनाज के अंतर्गत। सर मोटे अनाज का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो मोटे अनाज दोस्तों उसको कहते हैं जिसमें कि पोषक तत्व की अधिकता देखने को मिलती है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में भरे होते हैं। बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, ये सभी क्या है? इसमें पोषक तत्व हमें काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, इसलिए इनका नाम दिया गया है मोटे अनाज, ठीक है। तो मोटे अनाज के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे, बाजरा, रागी, ज्वार आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट सवाल पे ये और लास्ट सवाल देखिए दोस्तों, 20 नंबर का सवाल है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग, ठीक है, नीदरलैंड्स पैलेस से कार्य करता है? बताइएगा यूएनओ का कौन सा जो अंग है, यूएनओ यानी कि समझ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन जो भी यहाँ पे डी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना दोस्तों। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह यूएनओ का एक ऐसा अंग है जो पैलेस दी है कि नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है। सर यूएनओ का सर स्थापना कब होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। जो दोस्तों यूएनओ है यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना सर कब होता है? तो लिखिएगा यूएनओ के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। इसका स्थापना दोस्तों होता है 24 अक्टूबर, ये याद रखिएगा
24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है, ठीक है, यूएनओ का। और दोस्तों यूएनओ में वर्तमान में कितना देश शामिल है ये भी पूछा जाता है कई बारी, तो याद रखिएगा दोस्तों 193 देश इसमें टोटल अभी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। 193 देश इसमें टोटल अभी वर्तमान में शामिल है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क पड़ता है, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका वर्तमान में मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। तो यूएनओ से रिलेटेड 3 सवाल तो जरूर याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना होता है। वह 193 इसमें वर्तमान में देश शामिल है, और न्यूयॉर्क में क्या है, इनका मुख्यालय है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी यूएनए का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो दोस्तों अंग है, ये पैलेस दी है, नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप पिछला प्रैक्टिस सेट यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।